हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेटा टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पूरा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। सो फाइनल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जब फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, मैंने 4 वीडियोस उस पर बनाई हैं टॉपिक में, वो सारा टॉपिक अच्छे से कवर कर दिया। अब आप पहले वो वीडियो जरूर देखें। इसमें हम ओनली एडजस्टमेंट ही कवर करने वाले हैं। क्या क्या अकाउंट बनते हैं वो, वैसे क्या कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो सारा कुछ हम इसमें नहीं कवर करेंगे। हम जस्ट कवर करने वाले हैं एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर में हम ओनली एंड ओनली एडजस्टमेंट को ही कवर करेंगे। जे 25 प्लस एडजस्टमेंट्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं, तो इसकी भी 2-3 वीडियो या 4 वीडियो बन सकती हैं। जितनी जितनी बन जाएगी उस हिसाब से हम आगे आगे करते जाएंगे, ठीक है। मैं उतनी ही एडजस्टमेंट्स एक वीडियो में कवर करूंगा जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और एक दिन का लेक्चर थोड़ा मीडियम रह सके, ठीक है। ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा तो आपका मुश्किल हो जाएगा समझना। आज की वीडियो में मैं आपको पहले तो एडजस्टमेंट्स होती क्या है, उसको कैसे करना है, कहाँ कहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है, ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको 5 या 7 एडजस्टमेंट के राउंड जितनी जल्दी हो सके उतनी एडजस्टमेंट समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर फटाफट वीडियो को लाइक करें और समझते हैं व्हाट इज एडजस्टमेंट्स, क्या होती हैं एडजस्टमेंट्स और कौन कौन सी होती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसका मेन रीजन होता है हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं बिजनेस की और उसकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी। अब एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बिजनेस का कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने एक्सपेंसेस में, इनकम में, एसेट्स में। वो सारी एडजस्टमेंट की हम एडजस्टिंग एंट्री डालते हैं जहां फिर उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। इन एडजस्टमेंट को करने के बाद आपके पास ट्रू पिक्चर जो निकल के आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो होगी, ठीक है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एग्जैक्ट हो जाएगी फॉर द करंट ईयर, जितना भी फाइनेंशियल ईयर आपका, जो भी फाइनेंशियल पीरियड आप जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस पीरियड की अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालनी चाहते हो तो आपको उस पीरियड के ही एक्सपेंस और इनकम उसमें डालनी होती है। तो इसलिए एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है ताकि आप एक एग्जैक्ट पीरियड की एक्सपेंसेस और इनकम निकाल सको और एग्जैक्ट पीरियड के एसेट्स का, लायबिलिटीज का जो यूटिलाइजेशन हुआ है उसको निकाल सको। फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक रेंट पे किया है, आपने कोई अपनी जो शोरूम है या फिर आपका कोई बिल्डिंग है, या ऑफिस बिल्डिंग है, कुछ भी है, कोई बिल्डिंग का रेंट है, आपको क्या है वो 1 ईयर के लिए डिपॉजिट करवाना पड़ा है। आपकी जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया अपने लैंडलॉर्ड से कि 1 साल का एडवांस रेंट वो लेना ही लेना है आपने, उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अब पूरे साल का रेंट आप पे कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आपने जो काम शुरू किया है वो किया था 1 अक्टूबर से, मिड ऑफ द ईयर हो गया ना वो। अगर आप 1 अक्टूबर से काम शुरू करते हो तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक तो बनते हैं 6 मंथ, ठीक है। तो जो बाकी का रेंट है वो अगले पीरियड से रिलेटेड हो गया ना, 6 मंथ से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हो गया, 30 सितंबर तक हो गया। 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक पेमेंट हुई, तो नेक्स्ट 6 मंथ नेक्स्ट पीरियड में आएंगे, क्योंकि जो आप बुक्स अभी प्रिपेयर कर रहे हो वो करंट फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका है वो क्लोज होगा 31 मार्च को। तो एग्जैक्ट एक्सपेंसेस डालने के लिए आपको क्या करना होगा, वो रेंट जो आपने एडवांस पे किया हुआ है उसको एक्सपेंस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने टोटल रेंट सपोज 50,000 पे किया है, आप अब क्या करोगे, हाफ ऑफ द रेंट जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो कितना आ जाएगा 25,000। तो आपका जो रेंट इस पीरियड का है, मींस इस करंट फाइनेंशियल ईयर का है, वो कितना आएगा 25,000। अगर आप 50,000 डाल लोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, वो ट्रू फिगर नहीं आएगी, वो कम हो जाएगी, जहां तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सपेंस ज्यादा डाल रहे हो बुक्स में। इसकी सिंपल सी नीड है हमारे पास एडजस्टमेंट करने की, क्योंकि कई एक्सपेंसेस ऐसे हमने पे किए होते हैं जैसे रेंट, इंश्योरेंस,
कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी वगैरह नहीं दी हमने, कोई बहुत तरह की एडजस्टमेंट है, वो सारी वन बाय वन मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी एडजस्टमेंट से जो कि आपको समझनी ईजी हो जाए, और एंड करेंगे थोड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट्स के साथ। एक बात आप ध्यान में रखना, ऑलवेज जो भी एडजस्टमेंट आपको दी होगी आपके क्वेश्चन में, उस एडजस्टमेंट के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड होने हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये सारी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, जो आफ्टर बुक की ट्रांजैक्शन होती है, आपने बुक्स प्रिपेयर कर ली उसके बाद आपको जो चीज़ें पता चली हैं कि आपने ये वाली चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ। अगर वो चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ तो आपने बुक्स में उसका ट्रीटमेंट करना है। तो every transaction has two aspect, one is debit and another is credit। तो बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन को आपने ट्रीट करना है तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसलिए एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट ही डलने हैं, या तो वो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में जाएगा, या फिर पी एंड एल बैलेंस शीट में जाएगा, या फिर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जाएगा। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन में जाएगा, लेकिन जाएंगे दो एस्पेक्ट ही। ठीक है, दो बार उसकी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होने वाला है, एक बार बैलेंस शीट में हो सकता है, एक बार पी एंड एल में हो सकता है, या फिर एक बार ट्रेडिंग में हो सकता है, एक बार पी एंड एल में हो सकता है, या फिर एक बार ट्रेडिंग में हो सकता है, एक बार बैलेंस शीट में हो सकता है उसी चीज का। ठीक है, एक चीज का दो दो ट्रीटमेंट होना ही होना है। अब चलिए पहली एडजस्टमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो आपने इसकी बेसिक नॉलेज ले ली है, अब नंबर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको समझाने वाला हूं। पहली एडजस्टमेंट जो एवरी क्वेश्चन में आपको दिखेगी वो होती है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया होगा एडजस्टमेंट में ही, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट से निकलता है। आप जो स्टोर आपको बताता है कि आपके पास इतना स्टॉक है, वो आपको काउंट करके ही देखना पड़ता है, वो हम आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक। उसकी दो एडजस्टमेंट होगी। क्लोजिंग स्टॉक एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, आपको मैंने समझाया ना पिछली वीडियो में, जो भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट की वीडियो बनाई थी, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक डाला जाता है ना क्रेडिट साइड। ओके, वो एक एडजस्टमेंट होगी। और क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी एडजस्टमेंट जाएगी बैलेंस शीट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट होता है, तो वो जाएगा करंट एसेट के हेड में, जिसको हम इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, या फिर स्टॉक इन हैंड बोल सकते हैं, या फिर स्टॉक एज ऑन डेट बोल सकते हैं, या फिर क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं। कुछ भी आपको एडजस्टमेंट में लिखा हो, आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख के बैलेंस शीट में डालना है एसेट साइड। ओके, समझ लग गए? पहली एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट समझ लग गए ना? देख लो, जो मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट में जहां जाएगा और बैलेंस शीट में यहां पर। ओके, अगर आपको कोई क्लोजिंग एंट्री पूछता है या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पूछता है इसकी क्लोजिंग स्टॉक की, तो वो सिंपल है। आपने अगर जर्नल एंट्री सीखने में बता देता हूं, लेकिन आपने अगर इतना ही याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, बैलेंस शीट में जाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। एंट्री इसकी क्या बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक को हमने डालना है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। ठीक है, जो बैलेंस शीट में लिखना है उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है, उसमें हम एसेट शो करते हैं। वो एसेट अकाउंट में ऑलरेडी चला गया ना, क्लोजिंग स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ट्रीटमेंट हो गया ना, डेबिट और क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड एडजस्टमेंट समझेंगे हम कौन सी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। अगर आपको मीनिंग अभी तक नहीं क्लियर, आप सीधे ये वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर पे आए हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वीडियो देखो। मैंने आप उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में समझाया हुआ क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे जनरेटी डाली जाती है, क्या क्या हम करते हैं, सारा कुछ समझाया हुआ है। तो प्लीज पहले वो वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, और वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं, जो हमने खर्चा कर दिया है लेकिन हमने पेमेंट नहीं की है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस की, वो हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग है। सपोज हमारे वर्कर से हमने 1 मंथ काम करवा लिया है, मीन्स उनकी सैलरी ड्यू होगी 1 मंथ की, उनको सैलरी देनी है, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है, हम सैलरी दे नहीं पा रहे, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मीनिंग समझ लग गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का? खर्चा होता है, लेकिन वो खर्चा जो हमने कर लिया है उसकी पेमेंट नहीं की। अब इसकी तो पेमेंट ही नहीं की, उस खर्चे की एंट्री हम क्या डालेंगे?
तो अब क्या करेंगे हम, टू P&L में जब लिखा होता है ना टू सैलरी अकाउंट, उसको अंदर लिख लेंगे और उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो टोटल सैलरी का अमाउंट आपके पास निकल के आ जाएगा। क्योंकि जो हम एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहे हैं, इसके दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड होने हैं। पहला P&L में रिकॉर्ड हो गया क्योंकि सैलरी इंक्रीज होगी, हमारा खर्चा बढ़ गया, बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था वो खर्चा। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी होती है करंट लायबिलिटी, तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। समझ लग गई? लायबिलिटीज एसेट्स बैलेंस शीट में जाते हैं और जो खर्चे हैं वो सारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के हेड के अंडर आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वो आ जाएगा आपका अमाउंट। क्लियर? सो चलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करवा देता हूं। एक देखिए, ट्रायल में आपके पास एक फिगर दी हुई है, ओनली सैलरी पेड कितनी है 20,000। ओके, और आपको एडजस्टमेंट दी है ट्रायल के नीचे 5,000 सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। अब क्या है, एक तो सैलरी 20,000 आपको दे दी, एक 5,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग की आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना 5,000। तो अब इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उतना बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा टू सैलरी 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 प्लस करके आपके पास टोटल सैलरी आ गई 25,000। और बैलेंस शीट में जाएगा ओनली आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कितनी चल गई बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड 5,000। क्लियर? एक मैं एग्जांपल आपको ट्रेडिंग अकाउंट की भी करवा देता हूं। आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह पर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकते हैं। क्वेश्चन को सेम रखते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस कर देते हैं 5,000, ऊपर वेजेस पेड करते हैं 20,000। जब वेजेस की बात होगी तो आपने ट्रीटमेंट कहां करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में नहीं करना, क्योंकि वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस का ट्रीटमेंट है वो तो हमारा बैलेंस शीट में ही जाने वाला है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे आप टू वेजेस अकाउंट, कितना है हमारे पास 20,000, उसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने 5,000, टोटल वेजेस आपके निकल के आ गए 25,000। और बैलेंस शीट में आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस काउंट अंडर करंट लायबिलिटीज, मींस लायबिलिटी साइड डालना है इसको 5,000। क्लियर? चलिए अब थर्ड हम कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, मींस पहले ही पे किए हुए एक्सपेंस। हमने एडवांस में कुछ खर्चे पे कर दिए हैं, जैसे रेंट, कुछ भी हो सकता है, इंश्योरेंस स्टॉक की हमने पे कर दी एडवांस में, वो सारा कुछ अगर हम 31 मार्च तक हमने पे करना था लेकिन हमने पे कर दिया 31 जुलाई तक या फिर अगस्त तक कर दिया, मतलब थोड़े मंथ आगे पे कर दिया, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड की एडजस्टमेंट जो है ना वो आपको थोड़ी ट्रिकी भी आ सकती है, या फिर सिंपली भी लिखा हो सकता है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹5,000। ये तो सिंपल है, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 है, ये आपने क्या करना है इंश्योरेंस में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और प्रीपेड है हमारा एसेट्स है, तो एसेट साइड हम इसको लिख देंगे बैलेंस शीट में। दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे। देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इंश्योरेंस पेड दिया हुआ है 50,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है 5,000। आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस अकाउंट का 50,000 लिख के उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 5,000, नेट अमाउंट आपका आ जाएगा 25,000 अमाउंट कॉलम में। ठीक है, और उसके बाद आप बैलेंस शीट में करंट एसेट के ग्रुप हेड में लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी 5,000। क्लियर? ये तो सिंपल बात है। ओके, ट्रीटमेंट तो यही करना है आपने, कुछ किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट लिखी हो, ट्रीटमेंट यही होना है। अब ये सिंपल एडजस्टमेंट है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट ऐसे भी आ सकती है, उसमें लिखा हो सकता है कि अप टू दैट टाइम, मतलब इस टाइम तक पे किया हुआ है। जैसे लिखती है जहां पर इंश्योरेंस पेड अप टू 31 जुलाई 2023। ठीक है, अब जो हमारा ईयर जो पीरियड है अकाउंटिंग या फाइनेंशियल पीरियड है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च 23 को, लेकिन जो इंश्योरेंस पे किया हुआ है वो
3 मार्च को नहीं है, तक का नहीं है, वो पे किया हुआ है जुलाई तक का। तो आपके कितने मंथ एक्स्ट्रा हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ एक्स्ट्रा हो गए। सो आपने सिंपली क्या करना है, जितना अमाउंट इंश्योरेंस का आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, डिवाइड करना है 12 से। क्लियर? जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो आपका क्या आ जाएगा? प्रीपेड। सपोज हमारे पास इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है कितना? 24,000 क्वेश्चन में, और एडजस्टमेंट आपको लिख कर दी है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 31 जुलाई 23। ओके, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करोगे, लिखोगे टू इंश्योरेंस 24,000 माइनस, जो सब्ट्रैक्ट करना है नीचे लिखोगे माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, उसमें ही आप कैलकुलेशन अपनी शो कर दोगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। आपके पास इंश्योरेंस आ जाए कितनी? 8,000 जो है प्रीपेड। फॉर 8,000 आप वहां से सब्ट्रैक्ट करके नेट अमाउंट निकालोगे कितना? 16,000। ठीक है, अब जो 8,000 अमाउंट हमारा कैलकुलेट हुआ है वो सीधा हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000। क्लियर? इससे थोड़ी अलग एडजस्टमेंट भी आ सकती है। हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपकी बुक्स के, उसमें आपको वो साथ में समझा दूंगा। ट्रीटमेंट यही होना है, थोड़ा सा अमाउंट कैलकुलेट करने में आपको वो फंसा सकता है, वो हम साथ करते रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट हम करते हैं एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम होती क्या है? वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई। जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होते हैं, मींस हमने खर्चा कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं की। वैसे ही क्या होता है, हमने इनकम जनरेट भी कर ली है लेकिन हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई। जिससे हमने पैसे लेने हैं उसने हमें पैसे नहीं दिए। तो इनकम तो हमारी इस पीरियड की है, पेमेंट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन पेमेंट जो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा वो तो इस साल के लिए कैलकुलेट करने के लिए तो उसको हम लेंगे ना प्रॉफिट को, क्योंकि वो इनकम इस साल की है। ठीक है, वो हम अपना एसेट बना लेंगे ताकि हम फ्यूचर में उसको रिसीव कर सकें। तो सिंपल सी बात है, सपोज हमारे पास हमने किसी से कमीशन चार्ज किया है लेकिन हमने चार्ज कर लिया, वो रिसीव नहीं कर पाए, तो वो हमारा क्या बन गया? एक्रूड कमीशन बन गया। तो जर्नल एंट्री हमारी जो पोस्ट होगी एक्रूड कमीशन की, वो बन जाएगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, इनकम साइड जो क्रेडिट साइड होती है उसमें कमीशन में इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और एसेट्स में लिखेंगे इसको एक्रूड कमीशन। हमारा क्या है? एसेट्स है, क्योंकि हमें फ्यूचर में वहां से पैसा आना है, तो करंट एसेट में इसको नोट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कमीशन रिसीव दिया हुआ है 10,000, और एडजस्टमेंट में हमारे पास दिया हुआ है एक्रूड कमीशन फॉर द ईयर इज ₹5,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करने वाले हो? क्रेडिट साइड पे नोट करोगे बाय कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना है? 10,000। ऐड करोगे उसमें एक्रूड कमीशन 5,000, टोटल कमीशन आपका हो गया 15,000। ओके, और जो एक्रूड कमीशन का जो एडजस्टमेंट का सेकंड ट्रीटमेंट जो हम करेंगे वो बैलेंस शीट में हो जाएगा। बैलेंस शीट में आप लिखोगे एक्रूड कमीशन करंट एसेट्स के ग्रुप हेड के नीचे, अगर आप ग्रुप हेड बना रहे हो तब, अगर नहीं भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्रूड कमीशन कितना? 5,000। क्लियर? आगे हम कर लेते हैं सिक्स्थ एडजस्टमेंट। सिक्स्थ एडजस्टमेंट हमारी है अनअर्न्ड इनकम। जैसे हमारे पास एक्सपेंसेस थे ना, जो हमने क्या किया था? एडवांस पे किया था, वैसे ही जहां पर इनकम है अनअर्न्ड, मींस अर्न नहीं किया लेकिन रिसीव कर लिया। एडवांस में रिसीव हुई इनकम को बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, एडवांस्ड रिसीव्ड इनकम। ओके, इन सिंपल वर्ड आप इसको बोल सकते हो इनकम रिसीव इन एडवांस। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? जो इनकम हमने एडवांस में रिसीव की है उसका मींस क्या है? वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो सिमिलर इनकम से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी इनकम हमने रिसीव की है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो नेट इनकम P&L अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग में जाएगी। हमारे पास एडवांस इनकम है, मींस अगर हमने वो काम नहीं किया तो हमें वापस भी देने पड़ सकते हैं पैसे, तो ये हमारी क्या होगी? लायबिलिटी होगी। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे हम, कोई भी अनअर्न्ड इनकम है उसको। ठीक है, चलिए इसकी एक इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं हम। हमारे पास ट्रायल में फिगर लिखी हुई है रेंट रिसीव 25,000
और हमारे पास लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्नड ₹6,000। तो अब हमने क्या करना है, P&L में लिखना है क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट 25,000, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 6,000। हमारे पास नेट रिसीव जो ईयर के लिए करंट ईयर के लिए वो कितना आ गया 90,000। क्लियर। और जो हमारे पास जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है रेंट रिसीट बट नॉट अर्नड वो है 6,000, वो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड लिखोगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 6,000। ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट लग रहा है, मींस अगर हम लोन भी लेते हैं उस पर इंटरेस्ट लगता है ना, ऐसे ही ओनर हमारे पास अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो बोल रहा है कि मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए, तो उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसकी जो पेमेंट तो होने वाली नहीं है, इसमें क्या होगा कैपिटल ही इंक्रीज कर देंगे हम ऑनर की। तो इसकी जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है तो वो हम P&L अकाउंट में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आ जाएगा, और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे कैपिटल में कैपिटल, और उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके चलिए ये तो सिंपल है, तो फटाफट से इसकी इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं। हमारे पास कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख और हमारे पास एडजस्टमेंट दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड एट 5% पर एनम। अब हम अमाउंट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारे पास 1 लाख का 5% किया तो कितना आ गया वो 5,000। तो सिंपली आप P&L में क्या करोगे, P&L में आप लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा अमाउंट 5,000, और बैलेंस शीट में आप क्या करोगे लिखिए कैपिटल 1 लाख एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, टोटल कैपिटल आपके पास बैलेंस शीट में आ गई 1,05,000। अब फिलहाल के लिए आपके पास दो ही आइटम थी, इसलिए आपने दो आइटम का टोटल लगा के बैलेंस शीट में लिख दिया, लेकिन आपको ट्रीटमेंट बहुत करना होता है कैपिटल में प्रॉफिट भी ऐड करना होता है, ड्राइंग भी लेस करनी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस करना होता है, अगर लॉस हो तो लॉस भी लेस करना होता है। ये सारा कुछ ट्रीटमेंट मैं आपको बैलेंस शीट वाले वीडियो में समझा चुका हूं, वो तो करना ही है। जहां पर मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इसलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके टोटल निकाल दिया है। ओके नेक्स्ट हम लास्ट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है, तो 7 ही एडजस्टमेंट हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसका ट्रीटमेंट कैपिटल से ऑपोजिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट ऑनर से चार्ज करते हैं, क्योंकि ऑनर ने बिजनेस से पैसा निकाला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रांजैक्शन क्या होगी, वो भी आपकी आ जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, गलत नहीं कोई करेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे नेट इफेक्ट क्या होगा, जो ड्राइंग का अकाउंट है वो भी कहां जाने वाला है कैपिटल में जाने वाला है। तो आप डायरेक्टली भी कैपिटल कर सकते हो, या फिर ड्राइंग लिखकर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी ट्रीटमेंट सेम होगा, P&L में जाएगा एज ए इनकम, क्रेडिट साइड लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बैलेंस शीट में आप करोगे कैपिटल से सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके इसकी भी फटाफट इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। आपके पास एडजस्टमेंट में सिंपल लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹5,000 चार्ज, आप P&L में लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000, और बैलेंस शीट में आप लिखोगे कैपिटल 1 लाख में सेम ही उठा रहा पिछली वाली, ठीक है, उसमें आप लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 5,000, तो आपके पास कैपिटल की करके कितनी आ गई 95,000। क्लियर। टोटल हमने 7 एडजस्टमेंट इसमें कर ली है, बाकी आगे वीडियो आने वाली है उसमें भी हम करेंगे। फटाफट कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर पाऊं हर एक वीडियो में, ताकि आपको कम वीडियो देखनी पड़े, लेकिन मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो समझाना चाहता हूं कि ताकि आपको अच्छे से एडजस्टमेंट समझ लग जाए, आप क्वेश्चन फटाफट कर लो। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।